नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आप सभी लोग जानते हैं मैं आपको अभी केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री में हम लोग कवर कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू को। अभी तक मैंने आप लोगों को आवर्त सारणी के जो एमसीक्यू है टॉप 100 क्वेश्चन वो करवा चुका हूं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने मॉक 15 को कंप्लीट कर लिया है। 3 टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं केमिस्ट्री के, जिसमें हम लोग पदार्थ की अवस्था, मैटर और स्टेज, इसके बाद में हमने परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और थर्ड चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका नाम है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। इसके टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला के 15 मॉक में आपको अभी तक कंप्लीट करवा चुका हूं। आज बारी है एक नए टॉपिक की। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नेम होने वाला है मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, केमिस्ट्री के टॉप चैप्टर्स में इसका नाम आता है, क्योंकि हर एग्जाम्स मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछना कभी नहीं भूलता। इसीलिए आप सभी को धातु और अधातु वाले इस चैप्टर से आने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए हम बिना देर के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आप अपने नोट्स में एक नया चैप्टर का नाम डालेंगे जिसका नाम होगा धातु और अधातु। केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यह माना जाता है। चलिए, तो कल का हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे। आप सभी यहां से मॉक 16 और मॉक 16 मेटल और नॉन मेटल, थंबनेल में आप लोगों को यहां पर देख पा रहे कि मेटल और नॉन मेटल का आज हमारा पहला सेशन रहने वाला है। आप सभी इसके कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की, और आज का पहला क्वेश्चन है हमारा धातु और अधातुओं से, जिसे आपको कवर करना है। अगर हम लोग यहां पर डिस्कस करें, पहला क्वेश्चन देके रखा गया धातुएं निम्नलिखित में से होती है। तो आप देखिए यहां पर अगर टॉपिक हम लोग डिस्कस करें तो इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों को पहले पढ़ा देता हूं कि टॉपिक होता क्या है। अगर हम लोग धातु अधातु में सबसे पहला टॉपिक देखें तो टॉपिक नंबर 1 यहां हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 1 आप सभी को कवर करना होता है यहां से धातु व अधातुओं के भौतिक गुण। धातु व अधातुओं के भौतिक गुण, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, भौतिक गुण होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, इन्हें हम लोगों को बहुत अच्छे से कवर करना होता है। क्योंकि अभी तक एग्जाम्स में देखा गया है कि मेटल नॉन मेटल से जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उनसे काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं। आप सभी को यहां पर ये क्वेश्चन दिख पा रहा होगा कि क्वेश्चन यहां पर लिखा गया पहला क्वेश्चन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग मेटल नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले आती है इनकी अवस्था को हम लोग पढ़ते हैं कि धातुएं अधातुएं किस स्टेज में पाई जाती है, इनकी स्टेट क्या होती है। अगर हम लोग दूसरा देखें इनकी चालकता यानी इनकी कंडक्टिविटी, फिर हम लोग बात करते हैं तन्यता की, तन्यता डक्टिलिटी, वही आघात वर्धनीयता और आघात वर्धनीयता यानी मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी, मैलिएबल प्रॉपर्टी। इसके अलावा यहां पर और भी चमकता धातुओं का एक विशेष गुण होता है, तो इनमें साइन करने का प्रॉपर्टी होगा, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगी, कंडक्टिविटी होगी। ये सभी जो गुण होगा, इन गुण को हम लोग भौतिक गुण के नाम से भी जानते हैं। तो इन्हीं से संबंध में प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। अलग अलग प्रकार के धातु, धातुओं के अयस्क, अलग अलग धातुओं के व्यापारिक नाम, इन सभी प्रश्नों को हम इस चैप्टर में अच्छे से कवर करेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पहला दिया गया है कि धातुएं निम्नलिखित में से क्या होती है, आप लोगों को बताना है। व्हाट आर द फॉलोइंग मेटल्स, धातुएं इनमें से क्या होगी। क्या धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, विद्युत धनात्मक होती है, विद्युत ऋणात्मक होती है, उपरोक्त दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं है। तो आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आप सभी ने मेटल नॉन मेटल के बारे में काफी अच्छे से पढ़ा है कि मेटल नॉन मेटल, जितनी भी मेटल नॉन मेटल होती है या मेटल होती है, तो इन मेटल को अगर हम लोग डिस्कस करें तो इनमें एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का। धातुओं की परिभाषा अगर आपसे पूछा जाए कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनायन बनाए और इसी धनायन को हम केटायन के नाम से जानते हैं, केटायन बना दे, और इसी केटायन को धनायन भी हम लोग कह सकते हैं, धनायन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे तो उन्हें हम धातु के नाम से जानते हैं। धातुओं के और नेचर में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो धातुओं के अंतिम कोश में या अंतिम जो ऑर्बिट होता है इनका अंतिम कोश, लास्ट ऑर्बिट, इस लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अर्थात इनकी संयोजकता या वैलेंसी +1, +2 या +3
हो सकती है, तो इस बात को आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो ये धातुओं के प्रमुख गुण होंगे। अगर हम लोग अधातुओं को डिफाइन करें तो अधातुएं क्या होती, तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, ग्रहण करेगी, गेन करेगी, और गेन करने के बाद ये एनायन बना लेती है, ऋणायन बना लेती है। वही इनके अंतिम कोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, अर्थात ये सभी अधातु तत्व क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। तो चलिए इतना जानकारी आप लोगों को यहां पर समझ में आया। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। धनात्मक धातुओं को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेगी, और इसी वजह से धातुएं पॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानी जाती है। तो प्रश्न 1 का सही जवाब हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को देखा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। आप लोगों को इसका जवाब देना है, किसकी तन्यता सबसे यहां पर अधिक होगी, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे तन्यता वाला गुण धातु यहां पर कौन सा होगा। तो अगर हम तन्यता का गुण देखें तो धातुओं का एक ऐसा गुण है जो एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है कि धातुओं को पतले तार के रूप में ढाला जा सकता है, पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है। थीन वायर, अगर हम लोग इसे एज अ थीन वायर कन्वर्ट कर सके तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग डक्टिलिटी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो 2 धातुएं आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है हमेशा। एक धातु होती है सोना और एक होती है चांदी। तो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है वो होती है सोने की। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सोना यहां पर एग्जाम में पूछा जाता है कि गोल्ड यहां पर डक्टाइल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है। सिल्वर भी इसी से सेकंड नंबर पर आता है। तो सोना और चांदी इन दोनों को हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टी का मेटल के नाम से भी जान लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने यहां पर दिया गया है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है, कौन सी धातु है। देखिए सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो फिजिकल प्रॉपर्टी को लेकर हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप सभी को इन्हें बहुत अच्छे से समझना है। तो यहां पूछा गया है कि उष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है। तो अगर हम लोग चालकता की बात करें तो चालकता का मतलब क्या होता है, आप इस बात को समझ लीजिएगा। चालकता का मतलब होगा कि अगर किसी धातु में फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर इन्हें हम लोग कह दें मुक्त इलेक्ट्रॉन, किसी धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन जब उपस्थित होते हैं तो ये धातुएं विद्युत और उष्मा की धातुएं विद्युत व उष्मा की सुचालक मानी जाती है। जब इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक मानी जाती हैं। आप सभी ने यह नाम सुना होगा कि धातुओं के अंदर सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। यानी जितनी भी मेटल है वो गुड कंडक्टेंस होती है, गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। यहां एक अपवाद या एक्सेप्शन पूछा जा सकता है कि अपवाद में ऐसी कौन सी धातु है, तो इसका नाम हो जाएगा लेड या फिर सीसा। आप इसका सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, पीबी या लेड या सीसा धातु होते हुए विद्युत की कुचालक मानी जाती है। यह एकमात्र अपवाद है धातुओं को लेकर। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जितनी भी अधातुएं होती है नॉन मेटल वो बैड कंडक्टर होती है। बैड कंडक्टर यानी कुचालक, इनमें विद्युत और उष्मा का संवहन नहीं होता। परंतु यहां पर अपवाद के रूप में आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो कार्बन का एक अपर रूप माना जाता है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन माना जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि चालकता के आधार पर सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंट मेटल है वो कौन सी है, किसकी कंडक्टिविटी सबसे हाईएस्ट होती है। तो धातुओं में अगर हम लोग बात करते हैं चांदी की, एग्जाम्पल में काफी अच्छा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चांदी विद्युत और उष्मा की सर्वोत्तम चालक धातु मानी जाती है, सर्वोत्तम चालक धातु मानी जाती है। तो सर्वोत्तम चालक धातु किसे कहेंगे, तो सर्वोत्तम चालक धातु हम लोग कहेंगे चांदी को, जिसे अर्जेंटम के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको यह बताना है कि चांदी के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा होती है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में होने के कारण चांदी जो होगी वो गुड कंडक्टिविटी दिखाती है किसके प्रति, विद्युत और उष्मा के प्रति। तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक इनमें से आपको कौन, वैसे ये सभी धातुएं अगर हम लोग देखें तो गुड कंडक्टिविटी के अंतर्गत आती है। अगर आप यहां पर एग्जांपल देखो तो नंबर 1 पर हम लोग चांदी को लेंगे, चांदी, देन आ जाता है सोना, फिर यहां पर हम कॉपर को लेते हैं, एल्यूमिनियम आ जाएगा। सभी मेटल मानी जाती है कि ये गुड कंडक्टर मेटल है, पर यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाएगा
तो सही जवाब हो जाएगा हमारे लिए सिल्वर। यानी विद्युत और उष्मा के सर्वोत्तम चालक धातु किसे कहेंगे? सर्वोत्तम चालक धातु हम लोग चांदी को मानेंगे। चांदी जिसका एटॉमिक नंबर 47 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किसे छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है? आप लोगों को इसका जवाब देना है। किसे छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अगर हम लोग यहां पर जो ऑप्शन दिया गया है तो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोगों ने यहां पर पारे का नाम सुना होगा, Hg, पारा Hg, जिसे हाइड्रोजियम के नाम से भी जानते हैं। परमाणु क्रमांक 80 इसका होगा और यह एक प्रकार की द्रव धातु मानी जाती है। द्रव धातु मानी जाती है जिसे हम लोग लिक्विड मेटल के नाम से भी जानते हैं। लिक्विड मेटल क्योंकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाए जाने वाली एक धातु मानी जाती है। अगर द्रव अधातु का नाम पूछा जाता है कि लिक्विड नॉन मेटल कौन होगा, तो लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन को माना जाता है। ब्रोमीन यानी इसे हम लोग कह सकते हैं द्रव अधातु। और द्रव अधातु कौन होने वाला है? लिक्विड नॉन मेटल। अगर हम लोग देखें इसको तो इसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा लिक्विड नॉन मेटल, ये हो जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन नामक अधातु जिसे हम लोग शॉर्ट में Br के नाम से भी जान सकते हैं। चलिए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां से एक प्रश्न और भी पूछा जा सकता है कि कमरे के ताप से अधिक तापमान पर या कमरे से अधिक तापमान पर अगर कोई धातु लिक्विड फॉर्म में आती है तो उसका नाम है गैलियम। गैलियम अगर हम लोग देखें तो रूम टेम्परेचर से अगर ज्यादा तापमान बढ़ाया जाए, रूम टेम्परेचर यानी 25 टू 27 से अगर अत्यधिक ताप बढ़ाया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए, तो गैलियम ऐसी मेटल मानी जाती है जो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट जल्दी हो जाती है। यानी सबसे लोवेस्ट अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो यहां गैलियम का नाम आ सकता है। तो आपको इतनी जानकारी यहां से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। पूछा गया है कि कार्बन का कौन सा अपर रूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ माना जाता है? यानी कार्बन का एक ऐसा एलोट्रोप। देखिए एलोट्रोप यहां पर क्या होते हैं? जिनके रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टी, जिनके रासायनिक गुण समान होंगे, रासायनिक गुण समान होंगे, और वही पूछा जाता है कि भौतिक गुण इनके भिन्न भिन्न होंगे। एलोट्रोप या अपरूप की परिभाषा अगर एग्जाम में पूछा जाए तो ये केमिकली सेम होते हैं बट फिजिकली ये चेंज्ड होते, दिखने में या इनका जो रंग रूप होगा, आकार होगा, वो अलग अलग होगा, पर इनका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा होगा। तो कार्बन का एक ऐसा अपरूप हमें बताना है जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा डायमंड या हीरा। आपको पूछा जा सकता है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ हीरे को हम लोग कहते हैं। ग्रेफाइट भी इसका एक अपरूप होता है, वही बंकमिस्टन फुलेरिन। और बंकमिस्टन फुलेरिन कार्बन 60 की एक संरचना होती है। आप सभी को इसके बारे में ध्यान रखना है। कार्बन का एकमात्र ऐसा अपरूप है जिसकी आकृति फुटबॉल के आकार की होती है। किसके आकार की होती है डियर स्टूडेंट? फुटबॉल के आकार की आकृति रखने वाला कार्बन का अपरूप माना जाता है बंकमिस्टन फुलेरिन। ग्रेफिन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ग्रेफाइट भी, और हीरा, ये सभी कार्बन के अपरूप माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सी धातु इतने मुलायम होती है जिसे चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है? तो आप सभी को इस प्रश्न का जवाब मुझे देना है कि किसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। क्वेश्चन है आपके लिए 6th क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है जिसे इजीली कट किया जा सकता है, तो इसमें ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और लास्ट ऑप्शन दे के रखा है उपयुक्त सभी। तो कल की क्लासेस में हम लोगों ने यहां पर एक ऑप्शन दिखा था कि जो चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इसके अंदर हम सोडियम व पोटेशियम को भी इंक्लूड करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। पर यहां पर दोनों ऑप्शन है, इसलिए आप लोग यहां पर एक ऑप्शन होना चाहिए था उपयुक्त दोनों। तो इसका सही जवाब हम लोग यहां पर सोडियम को मानेंगे। सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अगर उपयुक्त दोनों ऑप्शन होते तो भी यह ऑप्शन बिल्कुल सही माना जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हम लोग समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने आप देख लीजिएगा। इनमें से किस धातु का गलनांक धातुओं में सबसे उच्च माना जाता है? जल्दी से आपको इसका जवाब मुझे देना है। तो किसका जो गलनांक है वो सबसे उच्च माना जाएगा, तो हम लोग इस बात को समझने वाले हैं। यहां पर ऑप्शन दिया गया प्लेटिनम, टंगस्टन, लोहा, और एक लास्ट ऑप्शन देके रखा है जिसका नाम है एल्यूमिनियम।
गलनांक धातुओं में अगर सबसे उच्च देखें तो आप सभी को पता होगा कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट का जो मेटल होता है उसका नाम होता है टंगस्टन, यानी ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम लोग वुल्फ्रम के नाम से जानते हैं। एटॉमिक नंबर 74 होगा और लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक माना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर इसको मेल्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर पूछा गया है, आप सभी को ध्यान से देखना है कि इनमें से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड माने जाएंगे। उभयधर्मी ऑक्साइड माने जाते तो यहां पर कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड माने जाएंगे। देखिए एम्फोटेरिक या फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इन्हें हम लोग समझ लेते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहेंगे, यानी ऐसे ऑक्साइड बनते हैं जिन ऑक्साइड में अम्लीय और क्षारीय प्रकृति, अगर हम लोग देखें कि ये एसिड नेचर के भी होंगे और ये क्षारीय प्रकृति जिसे हम लोग बेस नेचर के नाम से भी जान सकते हैं, इन दोनों प्रकृति को कॉपी करने वाले जो ऑक्साइड माने जाते हैं उन्हें हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम से जान सकते हैं। अब यहां पर पूछा गया है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होगा, तो इसके अंदर ऑप्शन है यहां पर ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। सेकंड ऑप्शन देके रखा है Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और MgO। तो यहां जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये माना जाता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और मैं एक एग्जांपल आपको और देने वाला हूं, यहां पर पानी को भी हम लोग इंक्लूड करेंगे कि जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और पानी ये तीनों एम्फोटेरिक मटेरियल के नाम से जाने जाते हैं, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। तो यहां ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इस प्रश्न के लिए। आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 8 को यहां पर देखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझ लेते हैं। 9 क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि साधारण कोई धातु है सिंपली मेटल रिएक्ट करेगी यहां पर किससे, कोई डाइल्यूट एसिड है उससे, तो यहां एक सिंबल होना चाहिए था, थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट हो गया। यहां आप एक एरो का सिंबल बना लीजिएगा। तो यहां गैस बनती है हाइड्रोजन गैस, और साथ में यहां पर क्या बनने वाला है ये आप लोगों को बताना है कि जब किसी भी धातु की क्रिया हम करवाते हैं किसी एसिड से तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण तो होगा, यानी आप किसी भी मेटल को ले सकते हैं, यहाँ सोडियम मेटल, और कोई तनु अम्ल है जिसे हम लोग HCl के नाम से ले लेते हैं। HCl को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ किसका निर्माण होगा, अगर हम लोग इसको विथ रिएक्शन समझे तो सोडियम रिएक्ट करेगा HCl से, तो यहाँ NaCl और एक प्रकार का सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होगी। तो आपको यहां पर ऑप्शन में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन गैस तो ऑलरेडी गिवन है, बट आप लोगों को बताना आता है यह सेकंड कंपाउंड क्या होने वाला है, तो NaCl, और NaCl एक प्रकार का लवण होता है जिसे हम लोग कहेंगे सॉल्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है इस प्रश्न के लिए। देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम्पल को लेकर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे सिंपली मेटल को अगर रिएक्ट करवाते हैं हम लोग डाइल्यूट एसिड से तो हाइड्रोजन गैस के साथ में और क्या बन सकता है, लवण बन सकता है, यहां पर पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, यहां पर एक रेशियो आप लोगों को गिवन है और इस रेशियो में बताया गया है कि 3:1 के रेशियो में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 के मिश्रण को यहां पर क्या कहा जाता है। यहां पर पूछा गया है कि जब कंसंट्रेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड में घोल दिया जाए और इसका रेशियो होगा 3:1, यानी हमें 3 के अनुपात में या 3 के अनुपात में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है और 1 अनुपात में HNO3 लेना है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये VVIP क्वेश्चन बनने वाला है यहां से, क्योंकि काफी बार एग्जाम में ये पूछ लिया गया है। आप सभी ने एक नाम सुना होगा और इस नाम का यहां पर इसका नाम है अम्लराज या अम्लों का राजा। इसे हम लोग अम्लराज या अम्लों का राजा भी कह सकते हैं, या इसका एक नाम मैं आपको बताने वाला हूं, एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं, तो एक्वा रेजिया 2 ऐसे एसिड का मिश्रण है जिनमें 3 अनुपात में HCl को और 1 के अनुपात में HNO3 सांद्र HNO3 को मिलाया जाता है, जिससे एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है जो किंग ऑफ एसिड के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जान सकते हैं, वो इसलिए कि यह सोना यानी सोना और प्लेटिनम जैसी धातु को पिघलाने में या गलाने में बहुत ज्यादा सहायक माना जाता है। तो एक सॉल्यूशन बनता है यहां से एक्वा रेजिया का, जिसे हम लोग एसिड का किंग या किंग ऑफ एसिड के नाम से या अम्लों का राजा अम्लराज या एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। आपको ये रेशियो भी समझ में आना चाहिए
और इस रेशियो में 3 के फॉर्म में होगा HCl और 1 अनुपात में होगा HNO3। तो क्या बनने वाला है देख लेते हैं, सिंदूर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लू विट्रोल या एक्वारेज। या ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। काफी बार एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है सभी बोर्ड के द्वारा, तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट कर ले अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु मानी जाती है, आपको यहां पर बताना है। यही क्वेश्चन कल के मॉक 15 का आप लोगों का होमवर्क था, जिस होमवर्क प्रश्न को मैंने यहां पर रख दिया गया है। पूछा गया कि यहां पर मोस्ट एक्टिव मेटल कौन है या मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन मानी जाती है। तो क्या पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, सिल्वर होगा या गोल्ड होगा। तो हम सभी ने एक श्रेणी को पढ़ा है रिएक्टिव सीरीज, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी के नाम से जानते हैं। और सक्रियता श्रेणी में सबसे टॉप पर एक मेटल आती है जिसका नाम होता है पोटेशियम। पोटेशियम के बाद में यहां पर हम लोग लेते हैं सोडियम को। पोटेशियम आ जाएगा जो परमाणु क्रमांक 19 पर बिलोंग करता है, और यहां सोडियम जो 11। यहां फिर कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद इस रिएक्टिव सीरीज में एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद जिंक। इस प्रकार जिंक, आयरन, लेड और सभी मेटल नीचे एक सक्रियता श्रेणी को बना लेती हैं। और इस श्रेणी में सबसे नीचे अगर हम लोग बात करते हैं तो सिल्वर, सिल्वर के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद प्लेटिनम। इस तरीके की मेटल यहां पर पूछी जाती है। जिस श्रेणी में, इस श्रेणी के अंदर जो मेटल टॉप पोजीशन पर रहती हैं उन मेटल को हम लोग अति क्रियाशील धातु के नाम से जानते हैं। अति क्रियाशील धातु, और अति क्रियाशील धातु या मोर रिएक्टिव मेटल इन्हें हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये वायुमंडल में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि अगर ये मिलेगी तो ये अपने ऑक्साइड या कंपाउंड को बना लेगी, जो यहां पर देखा जाता है, जो इनका मूल रूप खो देती है। वही अगर हम लोग धीरे धीरे इस रिएक्टिव सीरीज में नीचे की ओर बढ़े तो ये मेटल अक्रियाशील मानी जाती है। इसीलिए चांदी, सोना और प्लेटिनम को हम उत्कृष्ट धातु के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में यहां पर आया होगा। तो इस प्रश्न के लिए आप लोगों को सही जवाब बताना है कि रिएक्टिव सीरीज में सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने कि धातु और अधातु के बीच कौन सा आबंध पाया जाता है या किस प्रकार का बंध पाया जाता है। पूछा गया है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर हम लोग धातु अधातु बंध की बात करें तो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं, या बॉन्डिंग 3 टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर हम लोग पहले यहां पर देखें तो इस बंध को हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड या फिर इसे हम लोग विद्युत इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जानते हैं, आयनिक बंध के नाम से भी इसे हम लोग जान सकते हैं। दूसरा बंध होता है जिसे हम लोग सहसंयोजी बंध के नाम से जानते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड भी इसे हम लोग कह सकते हैं। और तीसरा होगा उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। इस प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो अभी हम इसे डिटेल समझेंगे, मैं इसके एमसीक्यूज को अलग ही लेने वाला हूं आप लोगों के लिए। यहां पर पूछा गया है कि जो धातु और अधातु के बीच में बंध बनता है उस बंध को हम लोग क्या कहेंगे, यानी मेटल और नॉन मेटल। तो आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा कि जो आयनिक बंध होता है वो आयनों से बनता है। जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो बंध बना, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहां आप लोग देख पा रहे हो इस कंपाउंड में एक मेटल है और एक नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बंध बनता है इस बंध को हम आयनिक बंध के नाम से जान सकते हैं। तो एक धातु और अधातु के बीच जो बंध बनता है इस बंध को आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है। काफी महत्वपूर्ण ये थ्योरी माना जाता है। तो कौन सा बंध पाया जाएगा, तो धातु अधातु के बीच में आयोनिक बॉन्ड पाया जाएगा। इसे हम लोग आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जान सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से भी इसको हम लोग, या इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 13 क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इनमें से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। स्वतंत्र अवस्था में मिलने वाली धातुओं के बारे में आपको बताना है जो नॉन रिएक्टिव हो सकती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखिए जिंक, आयरन, लेड या फिर एयू जिसे हम लोग सोने के नाम से जानते हैं, तो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं सोना जिसे हम लोग लैटिन में ओरम के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका संकेत एयू है और परमाणु क्रमांक इसका 79 होगा। सभी तत्वों के परमाणु क्रमांक आपको उसी के साथ लर्न करना है जब आप उस तत्व के नाम को पढ़ रहे हैं।
तो ओरम, जिसे हम लोग एयू के सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये फ्री अवस्था में पाया जाता है क्योंकि रिएक्टिव सीरीज में सबसे नीचे की तरफ प्लेटिनम और सोने को रखा गया। चांदी, सोना और प्लेटिनम, इन तीनों धातुओं को उत्कृष्ट धातु की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव माने जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया। इसका सही आंसर हो जाएगा ओरम यानी कि सोना। चलिए 13 के बाद हम 14 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। सिनेबार इनमें से किसका अयस्क माना जाता है? आप सभी को इसका जवाब मुझे देना है। सिनेबार किसका अयस्क माना जाता है? यानी यहाँ पूछा गया कि सिनेबार इज द ओर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए, धातु और उनके अयस्क, धातुओं को जब भी हम लोग ऑब्टेन करते हैं तो ये अयस्कों के रूप में धातुएं हमें मेटेलिक ऑर्स के रूप में या अयस्क के रूप में प्राप्त होती है। जैसे आप लोगों ने आयरन के बारे में पढ़ा होगा, आयरन के काफी अयस्क है, जैसे हम लोग हेमेटाइट पढ़ते हैं, वही मैग्नेटाइट पढ़ते हैं, आयरन पायराइड Fe2, वही लिमोनाइट, और काफी सारे इसके अयस्क माने जाते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो सिनेबार जो होता है, सिनेबार, ये सिनेबार किसे कहेंगे? तो सिनेबार को हम लोग कहते हैं, यह एक प्रकार का, इसका फॉर्मूला होता है HgS। और सिनेबार में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पारा धातु प्रेजेंट होती है, इसलिए कहेंगे कि यह पारे का एक अयस्क माना जाता है। मरकरी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15 समझ लेते हैं कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्रिका पदार्थ पर चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी यहाँ पर पूछा गया है कि अगर हम लोग when iron remains in humid air for the long time, a layer of brown colored metallic substance form on its which is called। यहाँ पर किस परत को जब लंबे समय तक आयरन को हम लोग बाहर या खुला छोड़ते हैं तो उस पर एक लेयर आ जाती है जिसे भूरे रंग की या ब्राउन कलर्ड हम लोग लेयर बोलते हैं। इसे क्या कहा जाता है? क्या इसे गेंग कहा जाता है? क्या इसे जंग लगना कहते हैं, या फिर एनोड पंख कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर एक प्रोसेस देखें तो आयरन लंबे समय तक अगर वायुमंडल में खुला है तो इसके ऊपर रस्ट हो जाता है, रस्ट जिसे हम लोग रस्टिंग लगना या जंग लगना भी कहते हैं। जंग का फार्मूला Fe2O3.XH2O यहाँ पर होता है। इस जंग को हम लोग फेरिसोफेरिक ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। यह जानकारी आप लोगों को समझ में आ रही है। इसका जो कलर होता है रेड ब्राउन या फिर आप भूरा रंग देख सकते हैं, भूरा रंग यहाँ पर इस जंग का होता है। और आप सभी को मैं बता दूं कि जंग लगने पर पहले वजन होगा, वो सबसे पहले बढ़ेगा, वजन पहले बढ़ता है और फिर घटता है, वजन पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। ये जानकारी आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। तो जंग लगना किसे कहते हैं? कि लंबे समय तक अगर वायुमंडल में आयरन को खुला छोड़ दिया जाए तो आयरन पर एक भूरे रंग की लेयर आ जाती है, लाल भूरा रंग, रेड ब्राउन कलर, उसी को हम लोग जंग लगना भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होना है। जंग का फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए Fe2O3.XH2O। यहाँ X क्या होगा? तो X बराबर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर हो जाने वाला है। इस बात को आप लोगों को क्लियर कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि इनमें से मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है जो कि होता है। यहां पूछा गया है कि जो एलॉय होगी, एन एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर मेटल्स, किस प्रकार का मिश्रण मिश्र धातु बनाती है? तो क्या इसका सही जवाब हेटेरोजेनस हो जाएगा या विषमांगी, होमोजेनस या फिर समांगी, कोई गैस मिश्रण या फिर लिक्विड मिश्रण? चलिए तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग कोई भी मिश्र धातु को देख लेते हैं या कोई भी एलॉय। जो एलॉय बनती है वो एलॉय बनती कैसी है? तो मैं आपको बता देता हूं कि दो धातुओं का, कोई भी दो धातु है, उन दो धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए और इसी निश्चित अनुपात को हम समांगी मिश्रण या समांगी अनुपात के नाम से भी जान सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहां पर हम लोग स्टेनलेस स्टील को बनाने वाले हैं, स्टेनलेस स्टील को बनाने वाले हैं, तो यहाँ आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल यहाँ पर, और साथ में हम लोग कुछ मात्रा कार्बन की भी लेते हैं। तो इनका जो रेशियो होता है वो बिल्कुल स्टैटिक रेशियो होगा, या फिर इसे हम लोग एक होमोजेनस रेशियो के नाम से भी जान सकते हैं। यह एक निश्चित अनुपात होता है कि इतनी मात्रा में आयरन को और निश्चित मात्रा में क्रोमियम और निश्चित ही मात्रा निकल और कार्बन की होना है।
तो इस प्रकार जब एक निश्चित अनुपात के दौरान दो धातुओं को मिलाया जाता है तो उनसे एक मिश्र धातु का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो मिश्र धातुएं होती है वो एक समांगी मिश्रण मानी जाती है। मिश्र धातु एक समांगी अनुपात में मिलाया जाने वाला मिश्रण होता है। काफी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में इसकी संभावनाएं बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 टॉप क्वेश्चन है, एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है, इस बार भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। ब्रॉस इज हुज एलॉय, यानी किसकी मिश्र धातु ये मानी जाती है। तो अगर हम लोग पीतल को देखें, पीतल और कांसा काफी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पीतल जो अगर हम मिश्र धातु देखें तो यहाँ तांबा यानी कि ये कॉपर, देखिए तांबा यहां पर भी कॉमन है, तांबा दोनों में आता है, तांबा कॉपर दोनों में लेंगे, पर यहां पर हो जाता है जिंक जिसे हम लोग जस्ता के नाम से जानते हैं, और यहां पर हो जाता है प्लस में टीन जिसे हम लोग एसएन के नाम से भी जानते हैं। तो तांबा और जस्ता, पीतल जो होगा तांबा जस्ता यानी कॉपर एंड जिंक, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कॉपर एंड टीन तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रॉन्ज यानी कांसा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। लेड और टिन जिससे हम लोग फ्यूज तार को बना सकते हैं, सोल्डर वायर को बना सकते हैं। अभी ढेर सारी मिश्र धातु मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। पूछा गया है कि जब कॉपर के प्लेट को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो इस पर धीरे धीरे एक हरे रंग की परत बन जाती है। यह हरे रंग किस पदार्थ का होता है? देखिए अगर हम लोग तांबे के बर्तन की बात करें तो तांबे के बर्तन लंबे समय तक वायुमंडल में रहने पर इन पर हरे रंग की एक परत आ जाती है, इन पर हरे रंग की ग्रीननेस आ जाती है। अगर ग्रीन लेयर की बात करें, ये ग्रीन लेयर किस वजह से होती है या हरा रंग किस वजह से होता है, तो मैं आपको बताऊं। कॉपर क्या करेगा, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, अगर हम कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करवाए तो यह कॉपर अपना खुद का एक कार्बोनेट का निर्माण करेगा, कॉपर कार्बोनेट, और इसी कॉपर कार्बोनेट के कारण तांबे का जो रंग होगा वो हरा हो जाता है। तो यहाँ जो पदार्थ बनेगा उस पदार्थ का नाम है कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर क्यूपिक ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड या कॉपर कार्बोनेट भी दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 समझ लेते हैं। 19 प्रश्न आप सभी के सामने कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, आपको इसका जवाब देना है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो मैंने इसी सेशन में आप लोगों से प्रीवियस में ये डिस्कस किया है, क्या 1000 है, क्या 2400 है, या 3400 या 4000 है। तो लगभग अगर हम लोग देखें तो टंगस्टन का जो गलनांक माना जाता है वह 3400 के लगभग माना जाता है। टंगस्टन जिसे W के संकेत से हम लोग शो करते हैं, और यह विद्युत बल्ब के फिलामेंट में इस्तेमाल की जाने वाली मेटल मानी जाती है। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, लगभग 3500 भी आप लोग बोलोगे तो बिल्कुल सही होना है, और 3400 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टंगस्टन जिसे हम लोग फिलामेंट बनाने में इस्तेमाल भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आज के सेशन का देखा। आज हम लोगों ने धातु अधातु को बड़े अच्छे प्रश्न देखे हैं जो भौतिक और रासायनिक गुण से लेकर कुछ क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको यहाँ मैं टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जहां से बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस सेशन को बहुत अच्छे से समझते चले और इनको नोट करते चले। चलिए होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आज का होमवर्क है, जो क्वेश्चन लास्ट होगा वो आपके होमवर्क के लिए रहेगा। और यहाँ पूछा गया है कि AgBr का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, यहां पर आपको बताना है। तो AgBr जिसे हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड के नाम से भी जानते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग हम किस हेतु करेंगे, यहां पर बोला गया कृत्रिम वर्षा करवाने में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, या एंटीडोट बनाने में, या फिर आभूषण बनाने में, यानी इन मेकिंग ज्वेलरी। तो आपको यहां पर कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना है। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देते हैं, क्योंकि आज हम अगर कमेंट बॉक्स में जाकर अच्छे से इसको नोट बनाकर आप लिखोगे तो निश्चित ही ये क्वेश्चन आप लोगों को लर्न हो जाने वाला है। तो आपको डिटेल नोट के साथ में हर एक प्रश्न का जवाब हमें देना है। तो चलिए आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो धातु अधातु के पहले मॉक से हम लोगों ने देखे, मॉक 16 से देखे, तो मॉक 16 से मॉक 20 आपका मेटल नॉन मेटल ही रहेगा। नोट्स बनाते चले और अच्छे से इन्हें पढ़ते चले। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आज का हमने पहला PDF जो पहला मॉक है इसको कंप्लीट किया है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।